नमस्कार। हाँ। आज हम आयुर्वेद के एक क्लासिक टेक्स्ट चरक संहिता के एक बहुत ही कह सकते हैं विरोधाभासी अध्याय पर गहराई से नजर डालेंगे। हाँ, एक ऐसी बीमारी की कहानी है जहाँ आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली चिकित्सा ही काम नहीं करती। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है ये समझना कि क्यों, और इस प्राचीन पहेली से हम आज क्या सीख सकते हैं। हमारे हाथ में जो स्रोत हैं वो सीधे चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 27वें अध्याय उरुस्तंभ चिकित्सितम से हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। जी, तो इस अध्याय की शुरुआत होती कहाँ से है? देखिए, इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही मौलिक और मैं कहूंगी गहरे सवाल से होती है। अच्छा। हाँ, ये सवाल कोई और नहीं बल्कि शिष्य अग्निवेश अपने गुरु भगवान आत्रेय से पूछते हैं। ओके। वो पूछते हैं कि हे गुरुवर, हम जानते हैं कि पंचकर्म मतलब शरीर से दोषों को निकालकर लगभग सभी रोगों का मूल नाश कर देता है। हाँ, ये तो उसका मूल सिद्धांत है। पर क्या कोई ऐसा साध्य रोग भी है जिसमें ये पांचों कर्म वमन, विरेचन, बस्ती न सिर्फ अप्रभावी हो बल्कि जिन्हें करना हानिकारक हो? वाह, ये तो अपने आप में एक जबरदस्त सवाल है ना? बिल्कुल। ये एक तरह से अपने ही सिस्टम की सीमाओं को जानने की कोशिश है। ये पूछना कि आपका सबसे बड़ा हथियार कहाँ काम नहीं करता, ये बहुत बड़ी बौद्धिक ईमानदारी की बात है। सही कहा। तो गुरु आत्रेय ने क्या जवाब दिया? गुरु आत्रेय ने कहा, हाँ अग्निवेश, एक ऐसा रोग है। और उस रोग का नाम? उन्होंने बताया उरुस्तंभ, और यहीं से इस पूरे अध्याय की नींव रखी जाती है। अच्छा। ये एक ऐसी व्याधि है जिसे समझने के लिए हमें आयुर्वेद के जो सामान्य नियम है उनसे थोड़ा हटकर सोचना पड़ता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि आयुर्वेद वन साइज फिट्स ऑल का नजरिया नहीं रखता। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या और होती क्यों है। मतलब हमारी कौन सी गलतियां इस अजीबोगरीब स्थिति को जन्म देती हैं। जी। आचार्य चरक ने इसके कारणों, जिन्हें हम हेतु कहते हैं, को बहुत साफ तौर पर बताया है। इसमें सबसे प्रमुख है विरुद्ध आहार विहार, यानी खानपान और जीवन शैली की ऐसी गलतियां जो शरीर के संतुलन को बिगाड़ देती हैं। जैसे स्निग्ध यानी तैलीय, उष्ण यानी गर्म, शीत यानी ठंडा और द्रव यानी तरल चीजों को बिना सोचे समझे एक साथ या आगे पीछे खाना। इसका कोई आज के जमाने का उदाहरण दे सकती हैं? जैसे क्या ये वैसा ही है कि एक बहुत भारी ऑयली बर्गर खाने के फौरन बाद एक बड़ा ठंडा मिल्कशेक पी लेना? बिल्कुल सही, ये एक परफेक्ट उदाहरण है। या फिर जिम से आकर गर्म शरीर पर तुरंत ठंडा पानी डाल लेना। ओके। इसके अलावा अध्यशन यानी पहले का खाना पचा नहीं है और आपने ऊपर से और खा लिया। ये तो बहुत आम है आजकल। हाँ, और कुछ चीजों का एक साथ ज्यादा सेवन, जैसे दही, दूध और जलीय या दलदली इलाकों के जानवरों का मांस, ये सब मिलकर शरीर की पाचन अग्नि को मंद कर देते हैं। ये तो खान पान की बात हुई। जीवन शैली का इसमें क्या रोल है? जीवन शैली का भी बहुत बड़ा हाथ है। दिवास्वप्नी यानी दिन में बहुत ज्यादा सोना, और रात्रि जागरण यानी रात में देर तक जागना। बिल्कुल। अत्यधिक व्यायाम करना या फिर बिल्कुल ही ना करना, और सबसे जरूरी वेगों को धारण करना, मतलब शरीर के जो प्राकृतिक आवेग है जैसे मल मूत्र, उनको रोकना। ये सारी आदतें तो शरीर में एक तरह का असंतुलन पैदा करती होंगी। जी। पर ये कारण तो बहुत आम लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये आम गलतियां शरीर के अंदर एक इतना जटिल और जिद्दी रोग कैसे बना देती हैं। वो क्या चेन रिएक्शन है जो एक ठंडे मिल्कशेक से शुरू होकर जांघों के जाम होने तक पहुंच जाती है? यहीं पर आयुर्वेद की संप्राप्ति यानी पैथोजेनेसिस की खूबसूरती सामने आती है। इसे एक क्रम में समझते हैं। ठीक है। पहला कदम है आम का निर्माण। इन सभी कारणों से जो भोजन पच नहीं पाता वो शरीर में एक चिपचिपा विषैला पदार्थ बनाता है जिसे आम कहते हैं। तो आम को हम मॉडर्न भाषा में एक तरह का मेटाबॉलिक स्लज कह सकते हैं जो हमारे सिस्टम को जाम कर देता है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा तरीका इसे समझने का। अच्छा। तो ये जो मेटाबॉलिक स्लज है ये फिर शरीर के तीनों दोषों को, वात, पित्त और कफ, जी, उन तीनों को दूषित कर देता है। इसके बाद ये आम और दूषित दोषों का मिश्रण शरीर की मेद धातु यानी फैट टिश्यू के साथ, जी हाँ, फैट टिश्यू के साथ मिल जाता है। अब ये एक बहुत भारी और चिपचिपा कॉकटेल बन चुका है। आम, त्रिदोष और मेद, ये खतरनाक तिकड़ी लग रही है। तो ये मिश्रण शरीर में जाता कहाँ है फिर? अपने भारी यानी गुरु
और तरल यानी द्रव गुण के कारण ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से शरीर के निचले हिस्से की ओर जाता है। मतलब नीचे की तरफ। हाँ, खास तौर पर उरु यानी जांघों और जंघा यानी पिंडलियों में, और वहां जाके ये जम जाता है। और वहां जाकर ये क्या गड़बड़ करता है? वहां क्या है कि कफ और मेद के गुण जैसे चिकनाई, भारीपन और ठंडक समान होने की वजह से कफ दोष बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ओके। ये शक्तिशाली भारी और स्थिर कफ वहां से गुजरने वाले वात के मार्गों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। अच्छा। इसे ही आयुर्वेद में वात का आवरण कहते हैं। मानो वात के ऊपर एक भारी कंबल डाल दिया गया हो। अच्छा, तो वात जो गति का प्रतीक है उसकी मूवमेंट ही रुक गई। बिल्कुल। वात की गति रुकने से और कफ के ठंडे और स्थिर गुणों के कारण जांघों में एक तरह की जकड़न, अकड़न और बेजानपन पैदा हो जाता है। इसी स्थिति को उरुस्तंभ कहते हैं। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो असली विलेन यहाँ वात नहीं बल्कि कफ और मेद का वो भारी चिपचिपा कॉम्बिनेशन है जो वात का रास्ता ही रोक दे रहा है। हाँ, मतलब हमें वात की नहीं उस रुकावट की चिकित्सा करनी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए इसे वात व्याधि नहीं कहा जाता, जबकि लक्षण वात व्याधि जैसे लगते हैं। तो इसके लक्षण क्या हैं? अगर इसके लक्षणों की बात करें तो बीमारी पूरी तरह से विकसित होने से पहले कुछ शुरुआती संकेत देती है जिन्हें पूर्व रूप कहते हैं। जैसे बहुत ज्यादा नींद आना, शरीर में एक अजीब सा भारीपन महसूस होना, मानो किसी ने गीले कपड़े लपेट दिए हों, खाने में रुचि खत्म हो जाना और जांघों में हल्की कमजोरी महसूस होना। और जब बीमारी पूरी तरह से पकड़ बना लेती है तब क्या लक्षण सामने आते हैं? दर्द और जकड़न तो समझ में आता है, पर क्या कोई ऐसा खास लक्षण है जो चीख चीख कर कहता हो कि ये उरुस्तंभ ही है? हाँ, इसका एक बहुत ही विशिष्ट और निर्णायक लक्षण है जिसे चरक ने कहा है शीत स्पर्शम न वेत्ति च। इसका क्या मतलब हुआ? यानी मरीज को अपनी जांघों पर ठंडे स्पर्श का एहसास नहीं होता। आप बर्फ भी लगाएंगे तो उसे पता नहीं चलेगा। ये इस रोग की पहचान है। ये तो बहुत अजीब है। इसका मतलब वहां की संवेदनशीलता ही खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कफ और आम ने वहां के नर्वस पाथवे को इतना ढक लिया है। जी। इसके अलावा जांघों और पिंडलियों में अत्यधिक थकान और कमजोरी होती है। मरीज को ऐसा लगता है कि उसके पैर उसके अपने नहीं हैं, मानो किसी और के हों जिन्हें वो हिला डुला नहीं पा रहा। अच्छा। इसे शास्त्रों में अन्यन्यऊ ही कहा गया है। चलने फिरने में बहुत कष्ट होता है। एक मिनट, यहाँ मुझे कंफ्यूजन है। आपने कहा कि वात का आवरण होता है जिससे गति रुक जाती है। जी। कई वात व्याधियों जैसे सियाटिका, जिसे गृध्रसी कहते हैं, उसमें भी दर्द और जकड़न होती है। तो एक प्रैक्टिशनर पहली नजर में कैसे समझेगा कि ये वात का रोग है या कफ मेद का उरुस्तंभ? लक्षण तो बहुत मिलते जुलते होंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिनिकल सवाल है। यहीं पर वो विशिष्ट लक्षण काम आता है। शीत स्पर्श का ज्ञान न होना। बिल्कुल। सियाटिका में दर्द बहुत तेज, चुभने वाला होता है और एक नर्व के रास्ते पर चलता है, लेकिन उसमें ठंडे स्पर्श की संवेदनशीलता खत्म नहीं होती। अच्छा। जबकि उरुस्तंभ में सुन्नापन, भारीपन और संवेदनहीनता मुख्य लक्षण है। दर्द शायद उतना तेज न हो। यहीं पर सही निदान का महत्व समझ में आता है। और इसी निदान पर चिकित्सा की पूरी दिशा निर्भर करती है। जी। तो अब हम वापस अग्निवेश के उसी मूल सवाल पर आते हैं। जी। उन्होंने आयुर्वेद के सबसे बड़े हथियार यानी पंचकर्म की सीमा पूछी थी और उरुस्तंभ उसका सटीक जवाब है। तो अब हम इस पहेली के केंद्र में हैं। उरुस्तंभ में पंचकर्म क्यों मना है? इसका तर्क बहुत ही सुंदर और वैज्ञानिक है। एक एक करके समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले स्नेहन और बस्ती। स्नेहन यानी तेल लगाना और बस्ती यानी मेडिकेटेड एनिमा। हाँ। ये दोनों ही अपनी प्रकृति में स्निग्ध यानी चिकने और गुरु यानी भारी होते हैं। इनका काम वात को शांत करना है। लेकिन उरुस्तंभ में समस्या वात की नहीं बल्कि बढ़े हुए कफ और मेद की है। बिल्कुल, जो पहले से ही स्निग्ध और गुरु हैं। तो अगर हम स्नेहन या बस्ती देंगे तो हम आग में घी डालने का काम करेंगे और रोग और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। स्नेहन और बस्ती से कफ और मेद बढ़ेंगे इसलिए मना है। लेकिन वमन का क्या? वमन तो शरीर से कफ को बाहर निकालने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। सही सवाल। वमन कफ को निकालता है, लेकिन केवल उस कफ को जो आमाशय यानी पेट में स्थित हो। अच्छा। उरुस्तंभ में समस्या यह है कि कफ और आम का मिश्रण अपनी सही जगह पर नहीं है। वो जांघों की गहरी धातुओं में जाकर मेद के साथ मिलकर सीमेंट की तरह जम गया है। वमन की क्रिया की पहुंच वहां तक है ही नहीं। और विरेचन यानी पर्गेशन? विरेचन भी पक्वाशय यानी आंतों में स्थित दोषों को निकालता है।
वो भी जांघों की मांसपेशियों और फैट टिश्यू में गहरे जमे हुए उस मेटाबॉलिक स्लज को बाहर निकालने में पूरी तरह से असमर्थ है। तो इसका मतलब ये है कि दोष गलत जगह पर, बहुत गहराई में और मजबूती से आम के साथ चिपके हुए हैं। हाँ, ये आयुर्वेद का एक सुंदर सिद्धांत दिखाता है, आप बल से चिकित्सा नहीं कर सकते। अगर दोष आम से चिपके हुए हैं और गलत जगह पर हैं, तो उन्हें जबरदस्ती निकालने की कोशिश करना कीचड़ में फंसी गाड़ी को और ज्यादा धकेलने जैसा है। आप उसे और फंसा देंगे। हाँ, आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझा है। सिद्धांत ये है कि पहले आपको कीचड़ सुखाना होगा, उसे ढीला करना होगा। यही उरू स्तंभ की चिकित्सा का मूल मंत्र है। ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं, एक फिलॉसफी है। फर्स्ट चेंज द एनवायरनमेंट। बिल्कुल। तो फिर इसकी चिकित्सा कैसे होगी? अगर हम शोधन यानी पंचकर्म से शरीर की सफाई नहीं कर सकते, तो क्या विकल्प है? जब शोधन का रास्ता बंद हो तो हम शमन चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी दोषों को शरीर के अंदर ही शांत और संतुलित करना? जी, इसका मुख्य सिद्धांत है रूक्षण यानी ड्राइंग थेरेपी। क्योंकि समस्या स्निग्धता, चिपचिपाहट और भारीपन से पैदा हुई है, तो इलाज उसके ठीक विपरीत गुणों से होगा, रूखेपन से। रूक्षण के अलावा और क्या सिद्धांत है? रूक्षण के साथ ही दो और सिद्धांत हैं। क्षेपण, जिसका अर्थ है बढ़े हुए कफ और मेद को धीरे धीरे कम करना या खुरचना। खुरचना, हाँ। और शोषण, यानी शरीर में जो अतिरिक्त क्लेद या मॉर्बिड फ्लूइड जमा हो गया है, उसे सुखाना। तो पूरी चिकित्सा इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है: रूक्षण, क्षेपण और शोषण। तो इस रूक्षण चिकित्सा को करने के लिए चरक संहिता में किन खास औषधियों या योगों का जिक्र है? 2 योग बहुत ही महत्वपूर्ण और अनोखे हैं। पहला है शारंगेष्टादि चूर्ण। शारंगेष्टादि चूर्ण, इसके नाम से तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें क्या खास है? इस चूर्ण में गुंजा, दंती, मदन फल, वच्चा जैसी कई तीखी, भेदने वाली और खुरचने वाली जड़ी बूटियां हैं। अच्छा। आप कल्पना कीजिए कि इनका एक ही काम है, शरीर में जाकर उस जमे हुए चिपचिपे कफ-मेद के मिश्रण को खुरचकर ढीला करना, ताकि शरीर उसे स्वाभाविक रूप से पचा सके। तो इसे शहद के साथ लेने को कहा गया होगा? बिल्कुल, क्योंकि शहद भी अपने आप में रूक्ष और लेखन करने वाला यानी खुरचने वाला होता है। ये तो लॉजिकल है। और दूसरा महत्वपूर्ण योग कौन सा है? दूसरा है अष्टकट्वर तेल, और ये थोड़ा खास है क्योंकि इसका नाम सुनते ही कंफ्यूजन हो सकता है। तेल। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे थे कि स्नेहन यानी तेल का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि वो स्निग्ध होता है। ये तो विरोधाभास लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल। और यहीं इस योग की प्रतिभा छिपी है। ये तेल बाहरी प्रयोग के लिए नहीं है, बल्कि आंतरिक प्रयोग के लिए है। जी। और हाँ, ये तेल है, लेकिन इसे सिद्ध करने की प्रक्रिया देखिए। इसे पिप्पली मूल, सोंठ जैसी गर्म और तीक्ष्ण औषधियों और सबसे जरूरी छाछ और दही जैसी रूक्ष चीजों के साथ पकाया गया है। अच्छा, तो प्रक्रिया के द्वारा तेल के स्वाभाविक स्निग्ध गुण को बदलकर उसे रूक्ष और कफनाशक बना दिया गया। बिल्कुल, ये इस तरह से तैयार किया गया है कि ये शरीर में जाकर वात का शमन करे, जो कि रुका हुआ है, लेकिन अपने रूक्ष और उष्ण गुणों से कफ और मेद को बढ़ाए नहीं, बल्कि उन्हें भी कम करे। ये तो आयुर्वेदिक भेषज कल्पना का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये दिखाता है कि आयुर्वेद पदार्थ के नाम से नहीं, उसके गुणों और कर्मों से चिकित्सा करता है। ये तो सच में बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। आहार के बारे में भी जरूर कुछ खास बताया गया होगा। जी, आहार में भी पूरी तरह रूक्षता लाने पर जोर है। जौ, कौद्रव, श्यामक जैसे रूखे अनाज, शहद का प्रयोग, कटु और तिक्त रस वाली सब्जियां जैसे करेला, परवल, हर वो चीज जो शरीर में जाकर भारीपन और चिपचिपाहट को कम करे और हल्कापन लाए। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समझूं, तो उरुस्तम एक लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है जिसमें शरीर में मेटाबॉलिक स्लज या आम और फैट का मिश्रण जांघों में जाकर जम जाता है। जी, ये वात की गति को रोक देता है, जिससे जकड़न और सुन्नपन पैदा होता है। और इसकी चिकित्सा का पूरा फोकस दोषों को बलपूर्वक बाहर निकालने के बजाय उन्हें शरीर के अंदर ही रूखी, गर्म और हल्की औषधियों और आहार से सुखाने और पचाने पर है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही सूक्ष्म और रणनीतिक दृष्टिकोण है। हाँ, आपने इसका सार पूरी तरह से पकड़ लिया है। ये अध्याय हमें सिर्फ एक बीमारी के बारे में नहीं, बल्कि चिकित्सा के एक गहरे सिद्धांत के बारे में सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि कब हमें आक्रामक होना है और कब हमें धैर्य के साथ शरीर के अंदर के वातावरण को बदलना है। उरुस्तम की ये कहानी
हमें शरीर के बारे में एक गहरी बात सिखाती है कि कभी-कभी स्थिरता, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है, अगर गलत जगह और गलत समय पर हो तो वो सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। शरीर अपनी गति खो देता है। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि जीवन के और किन पहलुओं में ये सिद्धांत लागू होता है जहां ठहराव ही सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। इस विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।